Assalamu alaikum students. If you can hear me and can see my screen, चैट रूम में मुझे बता दें. अगर कोई नॉइज़ वगैरह है तो भी मुझे बता दें. अगर कोई नॉइज़ या इस तरह का मसला है तो बता दें मुझे. There is only one reply. Where is everyone? There are only 22 participants. I know I allowed you to go there. अगर 22 पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से भी अगर कोई बताना चाहे मुझे कि आवाज़ अगर मेरी सही आ रही है, स्क्रीन शेयर्ड है आपके पास, तो काइंडली मुझे बता दें. ओके, जो स्टूडेंट्स भी बग़ैर रोल नंबर के आए हुए हैं काइंडली वो रोल नंबर के साथ आ जाएं लॉग आउट करके. ठीक है जी. सो आई थिंक कंटिन्यू करते हैं हम क्लास को. लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि हम कोई ऐसा टॉपिक नहीं करेंगे जो कि नॉवेल हो, ज़्यादा हो और नया हो आप लोगों के लिए. तो ऐसे टॉपिक को हम ऑब्वियसली आज नहीं छेड़ेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन गोइंग टू दैट स्टूडेंट ऑफ योर ताज़ियत वगैरह के लिए आप लोग जा रहे होंगे. तो इस वजह से मैंने कहा था कि इस वीक की जो नेक्स्ट क्लास है हमारी वो उसको हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे. सो एज़ ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी आइडियाज़ कि आपकी इस क्लास में आज हमने करना क्या. आई हैव सम टॉपिक्स इन माई ब्रेन, इन माई माइंड के वो हैं मेरे पास टॉपिक्स, उनको हम डिस्कस करेंगे. बट इफ़ यू गाइज वांट मी टू एलाबोरेट ऑन एनी अदर टॉपिक तो द फॉरम इज़ ओपन. आप मुझे बता दें, फिर मैं उसमें से सेलेक्ट करके कर लेता हूँ, या फिर जो मेरे जहन में टॉपिक्स हैं मैं उनको लेकर जो है बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स किस तरह से हम रिपीट कर सकते हैं. सो टेल मी इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक टू बी डिस्कस्ड. ठीक है, मोहम्मद कुमैल बता देंगे. एनीवन एल्स? ओके, एग्रीगेशन. ठीक है, एग्रीगेशन को भी बता देंगे. कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स. ठीक है, चलें. ओके, तो इन्हीं 3 टॉपिक्स को हम लेकर चलते हैं. बीच में अगर कोई और टॉपिक आ गया तो हम उसको भी अटेंड कर लेंगे. सो कंस्ट्रक्टर्स के टॉपिक पे आते हैं. ओके, कोड ब्लॉक्स पे हम पहले ओपन कर लेते हैं. कौन सा फोल्डर था? ये वाला फोल्डर है हमारा. सोर्स कोड हम ओपन करते हैं ए बी का. लास्ट हमारा सोर्स कोड जून 19, जून 26. कौन सा था? ये नया बना है कोई? आई एम कन्फ्यूज. लास्ट क्लास में हमने कौन सा कोड देखा था? आई थिंक हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे थे. यस यस यस. ओके, ये पूरा शो नहीं हो रहा. ओके, दिस वन जून 26.
ऑल राइट। तो हमने कंपनी नाम की एक क्लास बनाई थी आई थिंक। इसकी बाकी चीज़ें कहाँ हैं? कंपनी डॉट एच वगैरह कहाँ है? कहीं और सेव हुई थी? इसी में है ना? यहाँ पर ऐड क्यों नहीं हुई? आ गए ना? दिस इज़ कंपनी डॉट एच, दिस इज़ कंपनी डॉट सी पी पी एंड देन मेन डॉट सी पी पी। इसमें हमने बाइनरी और सॉरी यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया था। ओके, सो चलें अब एक नई क्लास बनाते हैं, सिंपल सी, छोटी सी, मासूम सी और नो वन। नो, आई डोंट वांट टू सेव दीज थिंग्स, कम ऑन। हर चीज़ सेव करने के लिए नहीं होती। सो न्यू प्रोजेक्ट, कहाँ है प्रोजेक्ट? ये रहा, कंसोल एप्लीकेशन। हम इस फाइल प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी वॉट, ए बी जुलाई 3rd 03। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। अब मुझे ज़रा सी एग्जांपल्स के तौर पे बताएं। एग्जांपल्स क्या? मुझे कुछ आर्किटेक्चर बताएं। हम कंपनी वगैरह की चीज़ें देख चुके हैं, आई थिंक टीचर स्टूडेंट को भी हम नहीं डील करना चाहते। कार की क्लास हम बना चुके हैं और इसी तरह दूसरी भी शायद बना चुके हैं एक आधी। कोई नई एग्जांपल बताएं, कोई नॉवेल सी। बहुत सारी एग्जांपल्स मुझे बताएं सब स्टूडेंट्स, उनमें से हम कोई एक सेलेक्ट करके उस पर काम करेंगे। I've only gotten like one response. People and birthday, fruits and apples, apples and oranges. गेम की क्लास बनाएं। ओके, गुड एग्जांपल्स। आई थिंक पीपल और बर्थडे को उठा लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ होगी पीपल डॉट एच बनाएंगे हम, और इसके अंदर क्या क्या होंगे एट्रीब्यूट्स, साथ साथ आप मुझे बताते रहिएगा। सारी चीज़ें मैं खुद नहीं सोच रहा। क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए पीपल के अंदर? कम ऑन, टेल मी, हेल्प मी आउट हियर। नेम होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग नेम होगा एक बंदे का। चले फिर पीपल नहीं लिखते हैं ना, पीपल का मतलब पीपल इज़ अ कलेक्टिव ऑब्जेक्ट, तो हम पर्सन कर देते हैं। पर्सन एक शख्स, उसका एक नाम होगा, उसका एक जेंडर होगा, ठीक है। जेंडर को हम बूल कर दें, ठीक है। अगर हम सिर्फ मेल फीमेल देख रहे हैं, दो जेंडर्स मेल और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो हम बूल रख सकते हैं एग्जाम्पल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी थर्ड जेंडर इन दिस एग्जाम्पल। तो हम कहते हैं कि भाई बूल है और मेल ही कर देते हैं बूल का नाम। तो अगर मेल इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो बंदा फीमेल है, अगर मेल इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब है कि मेल यस है, यानी कि वो बंदा मेल है। तो ये हम दो चीज़ें कर लेंगे। और एज हो जाएगी गुड, इंट एज हो जाएगी, और इसी तरह चलें बस यही तीन चीज़ें रखते हैं फ़िलहाल। आगे जाके एक और चीज़ भी ले आएंगे इसके अंदर। तो भाई पहली चीज़ ये होती है कि गेटर सेटर क्या होता है। एक्सक्यूज़ मी अ मिनट। ओके, वी आर बैक। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये बताते हैं कि इसका कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा। तो कंस्ट्रक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यही होती हैं कि वो जस्ट लाइक अ फंक्शन, इट आई कैन कॉल दिस अ कंस्ट्रक्टर, बट कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टी, सबसे पहली उसकी प्रॉपर्टी ये है, उसका नाम वही होगा जो कि क्लास का नाम होगा, और उसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी। तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। आर्गुमेंट चाहें तो दे दें, चाहें तो ना दें।
हम ऐसा करते हैं, दो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। एक होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको मैंने ऊपर बनाया है, और एक कंस्ट्रक्टर होगा जो कि इन तीनों चीज़ों की वैल्यूज़ भी सेट कर देगा। ऑब्जेक्ट बनते साथ ही इसकी वैल्यूज़ हम सेट करवा देंगे। तो जब हम ऐसे कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स आएंगे। सबसे पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग का होगा जो कि हम नेम में सेट करेंगे, फिर बूल होगा जिससे हम जेंडर सेट करेंगे, और फिर इंटीजर होगा जिसमें हम एज सेट करेंगे। अब आते हैं सेटर्स गेटर्स के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट्स, ये डाटा मेंबर्स क्योंकि प्राइवेट हैं, इस वजह से ये मेन से एक्सेस नहीं हो सकते, ना ही मेन से इसकी वैल्यू सेट की जा सकती है। तो हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो कि इनकी वैल्यूज़ सेट कर सके। अब वो फंक्शन तो इसको एक्सेस कर सकेगा ना, प्राइवेट को। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप मेन से इन चीज़ों की वैल्यू सेट करना चाहोगे तो आप डायरेक्ट सेट नहीं करोगे, आप उसके फंक्शन को बोलोगे। तो हम एक इसके सेटर्स गेटर्स बनाते हैं। हम एक वॉइड करके सेट करते हैं नेम, एक सेट नेम का ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाते हैं, और सेट नेम को हम क्या असाइन करेंगे, ऑब्वियसली अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। और इसी तरह जब हम गेट करना चाहेंगे तो गेट नेम का फंक्शन बनाएंगे, लेकिन उसकी रिटर्न टाइप अब वॉइड नहीं होगी क्योंकि ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग क्या होगी, वो नेम होगी। तो जब भी मैं नेम प्रिंट करवाना चाहूँगा मेन के अंदर तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा कि भाई नेम ला कर दे दो। तो जब ये रिटर्न करेगा तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। सेम इसी तरह मैं जेंडर भी सेट करूँगा, सेट जेंडर, और जेंडर के अंदर किस तरह सेट किया जाएगा, ट्रू या फॉल्स, बूल की सिचुएशन में सेव किया जाएगा। और इसी तरह जब जेंडर में गेट करना चाहूँगा तो उसकी रिटर्न टाइप बूल होनी चाहिए। मोहम्मद कुमैल कह रहे हैं कि नेम का एन स्मॉल लेटर है ऊपर। हाँ, अब होता ये है कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम जो है वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये इलीगल है। कैपिटल से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही किसी मेंबर का, ना ही डाटा मेंबर का, ना ही किसी फंक्शन का। तो अगर आप नोट करो तो यहाँ पर भी मैं एस बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो आप कर सकते हो, फंक्शन के अंदर आप कर सकते हो ये काम, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कैमल केस यूज़ कर रहा हूँ। कैमल केस की डिटेल वो अलग है कि उसको क्या करना चाहिए। फर्स्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होता है, उसके बाद हर नेक्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं है कि यहाँ पे एन बड़ा है, यहाँ पर एन छोटा है, ये अलग नाम है, ये अलग नाम है। सो ये भी हो गया। और इसी तरह हम एज भी सेट करेंगे, और एज सेट करेंगे तो क्या होनी चाहिए, एज इंटीजर होनी चाहिए। और इसी तरह जब एज हम गेट करेंगे तो उस फंक्शन ने क्या रिटर्न करना है, एक इंटीजर रिटर्न करना है। ये आपके सेटर्स गेटर्स बन गए, ये आपके कंस्ट्रक्टर्स बन गए, ठीक है। सो अब आते हैं इनकी डेफिनेशंस पे। एक नई फाइल बनाएंगे, people.h कर दिया ना हमने, ये डैम इट, इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो हम एक काम करते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, इस फाइल को इस प्रोजेक्ट में से निकालते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, यस, उसका नाम देते हैं person.h, ओके, और इसमें ये सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा नाम जो है वो पर्सन हो गया है क्लास का। तो अब एक नई फाइल हम बनाते हैं, उस फाइल का हम नाम देते हैं person.cpp, क्योंकि उसके अंदर हम इस क्लास के इन मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशंस देंगे। फॉर्मुलेट करने के लिए हम थोड़ा सा इसके स्पेसेस को रिमूव कर दें। ऑब्वियसली अगर मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ तो मुझे हैश इंक्लूड person.h भी करना पड़ेगा। इसी तरह आगे चल के शायद मुझे इनपुट आउटपुट भी करनी पड़े इसमें, तो मैं IO स्ट्रीम भी कर लेता हूँ ऐड। सेम अगर मुझे यूजिंग नेम स्पेस std भी कर लेता हूँ, आगे चल के हो सकता है कि मुझे सी इन सी आउट यूज़ करना पड़े। अब इन फंक्शंस के ऊपर आते हैं। तो जब भी आप एक अलग फाइल में इन फंक्शंस की डेफिनेशन बता रहे होते हैं तो हर फंक्शन से पहले आपने ये बताना होता है कि किस क्लास के फंक्शंस हैं। तो हम ये काम करते हैं। ये किस क्लास का फंक्शन है, इस क्लास का। इसी तरह वाइड सेट नेम किस क्लास का फंक्शन है, इस क्लास का। गेट नेम किस क्लास का फंक्शन है, पर्सन का। इस तरह हर फंक्शन के नाम से पहले हमने उसकी क्लास का नाम देना होगा। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। भाई अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कोई ऑब्जेक्ट बने तो हम क्या चाह रहे हैं, क्या हो। मैं चाह रहा हूँ कुछ भी ना हो, खाली छोड़ देते हैं। अगर इस कंस्ट्रक्टर से अगर बनता है तो हम क्या चाह रहे हैं, क्या हो।
हम ये चाह रहे हैं कि ये वैल्यू नेम में सेव हो जाए, ये वैल्यू जेंडर में सेव हो जाए और ये वैल्यू एज में सेव हो जाए। तो अब हम चूँकि फंक्शन डेफिनेशन की तरफ आए हैं तो हमें इसके नाम भी देने पड़ेंगे। इसका नाम मैं देता हूँ n, इसका नाम मैं देता हूँ g और इसका नाम मैं दे देता हूँ a। सो नेम में क्या सेव हो जाना चाहिए, n। जेंडर में क्या सेव हो जाना चाहिए, g। और इसी तरह एज में क्या सेव हो जाना चाहिए, a। इब्राहिम उस्मान पूछ रहे हैं कि सेट के लिए हम वॉइड क्यों लगाते हैं। सो यू कैन सी कि सेटर जो फंक्शन है ना, अगला मैं सेटर के ऊपर ही आ रहा हूँ। इसी तरह जब हम डेफिनेशन पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी सिर्फ स्ट्रिंग लिखने से काम नहीं होगा, आपको कोई नाम देना पड़ेगा इसको। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि नेम इक्वल टू किसके हो जाए, जो भी यूज़र चाह रहा है, यानी कि n जो भेज रहा है ना यूज़र, वो बराबर हो जाए नेम के। तो ये हो गया। अब आप देखो इब्राहिम उस्मान कि क्या इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया, कुछ भी रिटर्न नहीं किया ना, इसने सिर्फ नेम की वैल्यू सेट की है। यहाँ से कोई वैल्यू कैलकुलेट होकर या फैच होकर मेन में तो नहीं जाएगी जहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा। वो फंक्शन कॉल हो गया तो बस इसने वापस कुछ लेके नहीं जाना, सिर्फ नेम की वैल्यू सेट कर देनी है ये। तो अगर इसने कुछ रिटर्न नहीं करना तो इसकी रिटर्न टाइप हम रख देंगे वॉइड। तो सेटर्स ने चूँकि मोस्ट स्पेसिफिकली कुछ रिटर्न नहीं करना होता मोस्टली, तो सेटर्स की जो रिटर्न टाइप होती है वो वाइड होती है। इसी तरह अगर हम गेटर्स की बात करें तो गेटर्स का काम ये है कि इन्होंने रिटर्न करनी है वैल्यू, कोई वैल्यू रिटर्न करनी है। तो अगर इन्होंने रिटर्न करनी है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड नहीं हो सकती, वो होगी जिस तरह की चीज़ इन्होंने रिटर्न करनी है। तो नेम इज़ ए स्ट्रिंग, तो इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी। और इसमें आर्गुमेंट कोई नहीं आएगा क्योंकि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इसने कोई चीज़ सेट नहीं करनी, कोई वैल्यू लेकर नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ से लेकर भेजेगा स्ट्रिंग। बिल्कुल इसी तरह अगले भी सारे गेटर सेटर्स जो हैं वो भी यही काम करेंगे। नाम दे देंगे पहले हम इसको, और फिर जो जेंडर होगा उसको मैं जी असाइन कर दूँगा, सेटर हो गया। अब इसके ऊपर आएंगे तो इसका काम सिर्फ इतना सा है कि इसने जो भी वैल्यू हो आपके सेटर्स जेंडर की वो रिटर्न कर देनी है। सेम इज़ द केस विद एज, कोई इसको नाम देंगे हम सबसे पहले, और फिर आके हम कहेंगे एज इक्वल्स टू ए। और इसी तरह जब गेट एज के ऊपर हम आएंगे तो यहाँ पर भी हम सिर्फ रिटर्न एज करेंगे, दैट्स इट। ये हमारे सेटर्स गेटर्स भी बन गए, हमारे कंस्ट्रक्टर्स भी बन गए। ठीक हो गया। सो अब आते हैं हम मेन के ऊपर। तो जब मेन में आएंगे तो सबसे पहले तो हम पर्सन डॉट एच को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मेन के अंदर भी मैंने पर्सन की क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई एक पर्सन होगा से पी कर देते हैं, चले नाम उसका पर्सन पी डॉट सेट नेम में कॉल करता हूँ। नाम क्या रख दें उसका भाई, से अहमद। फिर मैं पी डॉट सेट जेंडर कॉल करता हूँ। तो जेंडर क्या सेट करें उसका, अब देखें जेंडर में हमने नाम रखा है मेल, बूल का नाम। ओके, सो यहाँ पर अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि हमने नाम रखा मेल, फीमेल का हमने कोई अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो यहाँ पर जेंडर कहीं पर भी नहीं है, ये सेट मेल है। ये चलें जेंडर को भी हम बूल के बजाय, अब मैं सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि जेंडर ही रख देते हैं इसका नाम, ठीक है, मेल नहीं रखते हैं। आगे चल के हम चूँकि हम सिर्फ जेंडर कॉल करेंगे तो इसको भी हम जेंडर रख देते हैं। तो अब ये है कि जो जेंडर है ना, चूँकि ये बूल है तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ कि इसकी ट्रू की वैल्यू के का क्या मतलब होगा और फॉल्स की वैल्यू का क्या मतलब होगा। तो ट्रू की वैल्यू का मतलब हम ले लेते हैं मेल, और फॉल्स की वैल्यू का मतलब हम ले लेते हैं फीमेल, ठीक है। तो ये बस हमने अपने लिए एक रूल बना लिया है कि जब इस जेंडर की वैल्यू ट्रू होगी तो इसका मतलब है कि ही इज़ अ मेल, अगर जेंडर की वैल्यू फॉल्स होगी तो इसका मतलब है कि ही इज़ अ फीमेल, ठीक। सो अब हमें प्रोग्राम में और कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब हम आते हैं सेट जेंडर, हम फॉल्स करें ट्रू करें। तो अहमद है तो अहमद यूजुअली जो है वो मर्दों का नाम होता है, तो हम कह देते हैं ट्रू मेल। और इसी तरह पी डॉट सेट एज अगर हम करते हैं, सेम एज के एज कहता हूँ 30 है, राइट। इसी तरह अगर मैं सी आउट करता हूँ, यही चीज़ें प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि भाई क्या है, तो पी डॉट गेट नेम प्रिंट करवाऊँगा मैं पहले। फॉर्मुलेट करने के लिए मैं लिख देता हूँ कि भाई ये है नाम,
फिर एंड एल करवा देंगे हम, ठीक है। इसी तरह ये है जेंडर, और इसी तरह ये है इसकी एज। अब देखें जेंडर में फिर एक कन्फ्यूजन है हमारे पास। कन्फ्यूजन क्या है, हम प्रोग्राम को थोड़ा सा फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आउटपुट अच्छी आए। अब देखें जब मैं ये प्रिंट करूँगा तो या तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा या फॉल्स। हमारे केस में यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। हम ट्रू प्रिंट करना नहीं चाह रहे, हम मेल प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि ये चीज़ प्रिंट होने के बाद हम एक इफ़ एल्स लगाते हैं। इफ़ दिस थिंग, अगर ये हो, यानी कि p डॉट गेट जेंडर अगर रिटर्न हो ट्रू, इस पूरे की वैल्यू अगर ट्रू रिटर्न हो जाए, गेट जेंडर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ये सारी चीज़ ट्रू रिटर्न हो जाती है, ये लिखना बेवकूफ़ी है, अक्सर लोग इस तरह करते हैं, ये लिखना बेवकूफ़ी है कि भाई ये चीज़ ट्रू कर रहे हो आप, क्या ये ट्रू के बराबर है या नहीं। तो जब अगर ये चीज़ रिटर्न करेगी कोई, ये अगर कोई चीज़ रिटर्न करेगी तो वो ट्रू या फॉल्स ही होगी ना, उसको आपने दोबारा चेक करने की क्या ज़रूरत है। अगर ये चीज़ ट्रू हो गई तो इसका मतलब है इफ़ ट्रू हो गया, अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो इसका मतलब है इफ़ फॉल्स हो गया। तो अगर p डॉट जेंडर ट्रू रिटर्न करता है तो मैं क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मेल, ओके। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स में मैं कंडीशन चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एल्स में एक ही चीज़ हो सकती है, ट्रू या फॉल्स में कोई तीसरी कहानी नहीं होती, तो होती है फीमेल, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा और ये एज होगा। ज़रा चला कर देखते हैं, आई होप कि कोई इशू ना हो, कोई एरर ना आए। ओके, देयर इज़ वन एरर फॉर नाउ। क्या एरर है भाई, स्ट्रिंग डज नॉट नेम अ टाइप। ओके, स्ट्रिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इट्स नेसेसरी कि आप यूजिंग नेम स्पेस std लाजमी करें। ओके, अब आउटपुट आ गई है हमारे पास, और आउटपुट यही है, अहमद मेल 30, ठीक हो गया। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके सेटर्स गेटर्स को यूज़ करके हमने। अब यही काम अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये तीनों अलग में सेट ना करूँ, कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो रहा है ना, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है भाई यहाँ पर, ये वाला, क्योंकि हमने कोई आर्गूमेंट नहीं भेजे, इसके अंदर हमने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया है, ना कोई वैल्यू सेट की है, इस वजह से उसकी वैल्यू कोई सेट नहीं हुई। उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए हमें अलग से सेटर्स कॉल करने पड़े। मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं एक और ऑब्जेक्ट कॉल करता हूँ, पर्सन, एक और पर्सन हम बनाते हैं, से क्यू, और यहाँ पर मैं आर्गूमेंटेटेड कंस्ट्रक्टर दे देता हूँ। उससे नाम उसका रखते हैं हम फातिमा, उसको हम जेंडर देंगे फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कि जेंडर अगर फॉल्स होगा तो इसका मतलब है कि वो फीमेल है, और इसी तरह उसकी एज हम कर देते हैं से 20। उप्स, ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई भी एज है। अब इसी तरह अगर हम इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहें तो मुझे यही काम अब दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सॉरी, चलिए, इट वुड बी टू कंफ्यूजिंग, तो हम एक काम करते हैं, हम ये सारी चीज़ एक मेंबर फंक्शन में डाल देते हैं, कंट्रोल एक्स, एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं प्रिंट डाटा का, ताकि हर एक ऑब्जेक्ट की अगर मुझे वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो बार बार वो लिखना ना पड़े, ठीक है। वाइट प्रिंट डाटा, वाइट पर्सन प्रिंट डाटा, कोई आर्गुमेंट्स नहीं लेगा, और इसमें ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएं। अब यहाँ पर ये है कि मुझे गेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ नेम लिखूँगा और चीज़ प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि अब हम फंक्शन के अंदर हैं, क्लास के अंदर हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स को मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। p डॉट जेंडर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जेंडर। इस तरह p डॉट गेट एज लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल एज, जिसके भी थ्रू कॉल होगा उसी का जेंडर, उसी की एज और उसी के नेम के बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो इसको हम सेव करते हैं और आते हैं दोबारा मेन में। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, हम कहेंगे प्रिंट डाटा, p का प्रिंट हो जाए और फिर q का भी प्रिंट हो जाए, दोनों के डाटा को हम प्रिंट करवा रहे हैं। एक एंडल यहाँ पे और बढ़ा देते हैं ताकि चीज़ एंड होने के बाद थोड़ा और स्पेस आ जाए।
इज़ देयर एनी एरर? नो, देयर इज़ द आउटपुट। ठीक है, तो दोनों की चीज़ें प्रिंट हो गई। पी डॉट प्रिंट डाटा भी प्रिंट हो गया, क्यू डॉट प्रिंट डाटा भी प्रिंट हो गया। अलग से मुझे लिखना नहीं पड़ा, दोनों के मैंने प्रिंट डाटा कॉल किया और बात ख़त्म हो गई। ये बात मैंने अभी रिपीट की है कंस्ट्रक्टर्स की, सेटर्स गेटर्स की। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर के कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं एग्रीगेशन वगैरह का बता दें। तो भाई एग्रीगेशन ये होता है कि अब हम इसमें एक और क्लास बना लेते हैं। कंपोजिशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, उसके ऊपर आते हैं। तो कंपोजिशन के ऊपर तो आई थिंक हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, एग्रीगेशन और एसोसिएशन का मसला रह गया है। तो हम एक ऑब्जेक्ट बना वही प्रोजेक्ट ओपन करते हैं जिस पे हम काम कर रहे थे। सोर्स कोड्स, एग्रीगेशन पे आते हैं, ये प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ये कोड मैंने आपके साथ शेयर किया था और आपको कहा था कि आप इसको खुद देख लीजिएगा। चलें, कार डॉट सी पी पी, इंजन डॉट सी पी पी, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मेरे पास आने चाहिए थे, जो चीज़ें इसमें मैंने नई नई डाली थी ना, वो क्वेश्चंस मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट मुझसे पूछें खुद, अगर किसी ने कोड देखा हो तो। लेकिन या तो शायद सबको समझ में आ गया होगा, आई थिंक ऑन अ पॉजिटिव नोट, तो हो सकता है सबको समझ में आ गई वो चीज़। अगर नहीं तो मेरे पास कोई एक आधा बंदा तो क्वेश्चन करता कम से कम कि सर ये क्या है, ये क्या हो रहा है, आई डोंट नो। सो एनीहू, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली काम क्या हो रहा है। सबसे पहले क्लास हम बनाते हैं इंजन की। इंजन की क्लास को देख लें। अब मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसमें कोई स्पेसिफिक कोड हम नहीं कर रहे हैं, वही कोड मैं आपको समझा रहा हूँ। भाई एक इंजन होता है, इंजन की क्लास बनी, उसके अंदर सिर्फ एक डाटा मेंबर है और वो है इंजन पावर, बस, और कुछ हम नहीं दे रहे। ठीक है, तो इंजन पावर जो है, एक्सक्यूज़ मी, सो इंजन पावर का एक इंटीजर डाटा मेंबर है। पब्लिक में हम आते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है, अब ज़रा जाग जाएं, मुझे रिप्लाई करते रहें, क्योंकि अब मैं कोड कर नहीं रहा हूँ, आपसे भी पूछता रहूँगा बीच बीच में चीज़ें। पब्लिक में सबसे पहली चीज़ क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो दूसरी चीज़ क्या हुई फिर, दूसरी चीज़ क्या हुई फिर, पहला अगर कंस्ट्रक्टर है तो दूसरा भी कंस्ट्रक्टर। हाउ कम? सो देर आर टू कंस्ट्रक्टर्स। ट्राई टू कॉल द कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी यही चलेगा, लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट लिखना लाजमी हो जाता है। So the first one is a default constructor, the second one is also a constructor with an argument integer, जो कि क्या सेट करेगा, इंजन पावर, जिस तरह से अभी हमने सारा काम किया। गेट इंजन पावर का फंक्शन क्या करेगा, आपके इंजन पावर को रिटर्न करेगा। सेट इंजन पावर का फंक्शन क्या करेगा, आपके इंजन पावर को सेट करेगा। गेट इंजन पावर का फंक्शन कॉन्स्ट है, विच मीन्स कि इसके पास ये प्रिविलेज नहीं होगी कि इस फंक्शन के अंदर आप कोई चीज़ चेंज कर सकें। अब इसकी इंजन डॉट सी पी पी में आते हैं तो बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है, क्या है भाई, वही सारी चीज़ें हो रही हैं। जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इंजन पावर किसके बराबर हो जाएगी, 1000 के बराबर। यानी कि अगर आप कोई चीज़ नहीं देते हो तो कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद ब खुद इंजन पावर 1000 कर देगा। अगर आप कोई वैल्यू देते हो तो ऑब्वियसली इंजन पावर उसके बराबर हो जाएगी, अगर नहीं देते हो तो 1000। दोनों कंस्ट्रक्टर्स हैं। और इंजन गेट इंजन पावर रिटर्न इंजन पावर करेगा। इस फंक्शन के अंदर आप कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्ट फंक्शन। लेकिन अगर आप सेट के अंदर देखो तो सेट का काम ही यही है कि वो इंजन पावर की वैल्यू एक्स के बराबर कर देगा। ठीक हो गया। इंजन की क्लास में कोई इशू नहीं होना चाहिए, बड़ी सिंपल सी क्लास है। इफ़ देयर इज़ एनी इशू मुझसे भी पूछ लें। एनी इशू? नथिंग? ओके, सो वी आर मूविंग ऑन।
इंजन की क्लास हो गई, ये आपको पूरी समझ में आ गई। अब आते हैं कार की क्लास पे। कार की क्लास को अगर आप देखो तो इसमें सिर्फ एक डेटा मेंबर है, और वो कोई इंटीजर नहीं है, वो कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंजन। लेट सपोज कि 1 मिनट के लिए मैं इसका स्टार मिटा देता हूँ। ये क्या है, कौन सा कंसेप्ट है ये? 1 मिनट के लिए मैंने इसका स्टार मिटा दिया। व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड? एनीवन? मोहम्मद हन्नान इज़ राइट, मोहम्मद कुमैल इज़ राइट, मेहर खान न्याजी इज़ राइट। फैज़ान अहमद क्या कह रहे हैं? जी फैज़ान, फैज़ान आपने रेज हैंड किया है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टॉक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो आई थिंक ये सर ये कंपोज क्या कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो स्टार हटाया तो ये कंपोजिशन हुआ सर वो दूसरी क्लास का जो ठीक है, आपने ठीक, इंजन की क्लास बनाई। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इंजन की क्लास जो है ये एक कंटेन हो गई इसके अंदर, ये जो फिनोमेना हो गया ये हो गया कंपोजिशन का। थैंक यू ओके, सर। ओके, ठीक है। सो दिस इज़ कंपोजिशन, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेशन। सो एग्रीगेशन में आप ये समझ लें कि बस दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बजाय क्या बनेगा, पॉइंटर बनेगा। दैट्स इट, ये हो गई एग्रीगेशन। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं क्या है। फंक्शंस में सबसे पहले कार का कंस्ट्रक्टर है। अब ये देखें, गेट इंजन और सेट इंजन ये बिल्कुल उसी तरह काम करेंगे जिस तरह आपके इंजन की क्लास के अंदर गेटर सेटर्स काम कर रहे थे। भाई इसकी गेटर की रिटर्न टाइप इंटीजर क्यों थी? क्योंकि आप जो चीज़ गेट करवा रहे थे वो क्या थी, इंटीजर। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इसके गेटर की रिटर्न टाइप क्या होगी, वही होगी जिस तरह की चीज़ आप रिटर्न करवा रहे हो। तो आप क्या रिटर्न करवाओगे, क्या रिटर्न करवा रहे होगे गेट इंजन से, इंजन टाइप का पॉइंटर, क्योंकि आपने बनाया ही वही है। तो अगर आप ये रिटर्न करवा रहे हो तो इसकी रिटर्न टाइप इंजन हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो इसका सेटर है, अगर आप इसको मैच करो यहाँ से, तो भाई इसका सेटर जो था सेट इंजन पावर का, उसकी रिटर्न टाइप क्या थी, वाइड, क्योंकि सेटर की हमेशा रिटर्न टाइप हम वाइड ही रखते हैं क्योंकि उसने सिर्फ वैल्यू सेट करनी है। हाँ, लेकिन उसमें आर्गुमेंट आपने किस तरह का भेजा था, इंटीजर, क्योंकि जिस वैल्यू को आपने सेट करना था वो वैल्यू इंटीजर के साथ ही सेट हो सकती है, इंटीजर वैल्यू ही इसके अंदर सेव हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो इसके अंदर आर्गुमेंट आएगा वो क्या होगा, पॉइंटर टू इंजन, बिकॉज जिसमें आप वैल्यू सेव करवाना चाह रहे हो दैट इज़ एक्चुअली अ पॉइंटर टू इंजन। ठीक है, नथिंग शुड बी एनी इशू हेयर। फिर प्रिंट डाटा का एक फंक्शन है जो कि कॉन्स्ट है। उस प्रिंट डाटा के फंक्शन में क्या डाटा प्रिंट हो रहा होगा वो आगे चल के हम देखते हैं। अब आते हैं कार डॉट सी पी पी के ऊपर। कार का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले हमने बनाया था उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात ख़त्म हो गई। अब आते हैं सेट इंजन के ऊपर कि जो सेट इंजन है इस सेटर को इसके साथ कंपेयर कर लो या इसके साथ कंपेयर कर लो। कहाँ गया, हाँ बस यही चीज़ थी ना, सेटर यही है। भाई कंपेयर किया क्या, या जो वैल्यू ये लेकर आ रहा था सेटर वो आपने किसके साथ सेट कर दी, जिसमें आपने वैल्यू सेट करनी थी इंजन पावर में, इसमें सेट कर दिया आपने। फंक्शन का काम ही यही था कि जो वैल्यू आए वो सेट कर दी जाए इंजन पावर में, तो आपने वही काम किया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर क्या है, सेटर सेट इंजन। तो भाई अगर आप इंजन को सेट कर रहे हो, एक्सक्यूज़ मी अ मिनट, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई सेट इंजन का काम क्या होगा कि भाई जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो किसको असाइन हो जाए, इंजन को असाइन हो जाए। दिस वाज द होल थिंग। अब अगर हम ये देखते हैं कि भाई क्या वैल्यू असाइन होनी चाहिए, क्योंकि इंजन इज़ नॉट समथिंग लाइक एन इंटीजर जिसको आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दो। तो अब अगर हम स्कॉर डॉट सी पी पी में जाएँ और इसके इंजन को देखें, तो भाई इंजन की अगर आपने वैल्यू असाइन करनी है तो इसका मतलब है आर्गुमेंट में क्या आना चाहिए, इंजन टाइप का पॉइंटर, पॉइंटर टू इंजन। जब पॉइंटर टू इंजन आएगा तो वो हम किसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर, दैट्स इट। बट इट्स नॉट दैट सिंपल हेयर। हम ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू आए वो अगर यहाँ पर एक पॉइंटर है तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू आएगी
वो पॉइंटर नहीं होगी खुद, वो क्या होगी, एड्रेस होगी। जो वैल्यू आएगी वो खुद पॉइंटर नहीं होगी, वो एड्रेस होगी। वहाँ से आप बेशक पॉइंटर भेज रहे हो, लेकिन वो पॉइंटर कॉपी थोड़ी होगा, उस पॉइंटर की वैल्यू कॉपी होगी। ऐसा ही होगा ना जब हम करते हैं इंटीजर से x इक्वल टू y, तो क्या y कॉपी हो जाता है x में? कहते हैं हम यही है, लेकिन एक्चुअली y तो x में नहीं आता, y अपनी जगह महफूज रहता है, y की वैल्यू जो है वो x में सेव हो जाती है। इसी तरह जब हम पॉइंटर लेकर आएंगे, जो पॉइंटर इसमें आएगा जैसे भी आता है, उसकी सिचुएशन पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, वो जो पॉइंटर सेव होगा उस पॉइंटर में उसका एड्रेस आ जाएगा, इस पॉइंटर में टेम्प के अंदर उसका एड्रेस आ जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इंजन को बराबर कर रहे हैं न्यू इंजन के। यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए लेते हैं पॉज और हम ये देखते हैं कि भाई ये न्यू क्या है। तो न्यू जो होता है एक्चुअली वो काम ये करता है, मैं आपको ज़रा नोटपैड में वो काम करके दिखा देता हूँ। इस काम को हमने अलग से डिस्कस नहीं किया। सो भाई अगर मैं ये कहता हूँ ना कि एक मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, से कार का ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे, यही ऑब्जेक्ट बनाने का एक दूसरा तरीका है कि आप कार ओबीजे बना दो। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए अगर आप देखो तो भाई ये तो पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, विच मीन्स के एवरीथिंग इसके अंदर बन जाएगी, जो भी डाटा मेंबर्स हैं सब चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन ये तो एक पॉइंटर है, ये चीज़ एक पॉइंटर है, इसके अंदर एवरीथिंग नहीं बनेगी, यानी कि जो डाटा मेंबर्स हैं वो नहीं बनेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंटर है। ये कोई चीज़, ये कोई बॉक्स ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो सारे डाटा मेंबर्स बन जाएं। ये सिर्फ एक पॉइंटर है। ये उसी तरह है जिस तरह ये एक पॉइंटर है, इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। डाटा का फ़र्क है कि भाई ये एक्स टाइप के एड्रेस को ले सकता है, ये ओबीजे टाइप के एड्रेस को ले सकता है, लेकिन लेंगे दोनों एड्रेस ही। इसका मतलब है कि ये आपने जो कार का पॉइंटर बनाया है, ये आपने एक पॉइंटर बनाया है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इसमें एवरीथिंग नहीं बनी। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि ये एक पॉइंटर है, तो मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ ओबीजे इक्वल टू m%, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसे कहता हूँ a। ये सही है। अब क्या होगा, ओबीजे के अंदर क्या सेव हो गया, a का एड्रेस, क्योंकि a तो पूरा एक ऑब्जेक्ट था, इसका एड्रेस सेव हो गया ओबीजे के अंदर, चूँकि एक पॉइंटर था, टोटली लीगल। बट अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ओबीजे भी एक पॉइंटर की जगह ना, पॉइंटर की जगह पूरा ऑब्जेक्ट भी बना ले, यानी कि एड्रेस तो है ना इसके पास ऑलरेडी, क्यों ना हम उस एड्रेस पर जाकर एक नया वेरिएबल बना दें। तो उसके लिए तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि आप लिखोगे ओबीजे इक्वल्स टू न्यू, और आप कंस्ट्रक्टर को अब एक्सप्लिसिटली कॉल करोगे कि भाई क्योंकि अगर आप लिखते थे कार ए, तो इस सिचुएशन में कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता था, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। तो अगर हमें ये चाह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट बन जाए, तो हमें कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। जब हम कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे हैं, खुद ब खुद कॉल कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हो रहा, तो उससे पहले हमें न्यू का कीवर्ड लगाना है। ये न्यू क्या करेगा, न्यू इस तरह के कंस्ट्रक्टर से आपका सारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा, और उसका एड्रेस जो है, न्यू का काम सिर्फ इतना है कि वो ये इस कंस्ट्रक्टर से जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एड्रेस न्यू ओबीजे के अंदर सेव कर देगा। ये काम करना है। अगर हम चाहते तो हम ये भी कर सकते थे कि भाई ए का एड्रेस भेज देते, लेकिन ए का एड्रेस नहीं चाहिए मुझे, मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसका एड्रेस सेव कर दिया ओबीजे के अंदर। इन दोनों सिचुएशंस को, इन दोनों लाइंस को मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जिस तरह इंट x और फिर नीचे लिखूँ x इक्वल टू 3, तो यहाँ पर भी मैंने कार ओबीजे और नीचे लिखूँ ओबीजे इक्वल टू दिस, मैंने डायरेक्ट एक ही लाइन में ये चीज़ लिख दी। अब यहाँ से नॉट एवरीथिंग वाला केस ख़त्म, क्योंकि अब सिर्फ पॉइंटर नहीं बना, अब एक पूरा ऑब्जेक्ट बना है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना, इन दोनों ऑब्जेक्ट में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब आप इस ए के थ्रू कोई चीज़ कॉल करोगे ना, कोई फंक्शन कॉल करोगे, तो आप ऐसे करोगे, लेकिन अगर आप ओबीजे के थ्रू कोई फंक्शन कॉल करोगे तो आप कैसे करोगे, ओबीजे, ये दो फ़र्क होते हैं कि आप ओबीजे के थ्रू, क्योंकि ओबीजे पॉइंटर है ना, पॉइंटर के साथ हमेशा एरो आता है, तो एक फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क इसके कहलाने में है, और वो ये है कि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ए इज़ एन ऑब्जेक्ट
एंड OBJ इज़ अ डायनामिक ऑब्जेक्ट। डायनामिक ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि इसने मेमोरी खुद नहीं ली, हमने इसको मेमोरी लेकर दी है न्यू से। तो डायनामिक ऑब्जेक्ट, डायनामिक का मतलब ये है कि वो खुद नहीं बना, हमने खुद मेमोरी को मैनिपुलेट करके उसको बनाया है। और आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि इंटीजर एक्स जिस तरह से आप बनाते हैं ना, आप इंटीजर एक्स को भी इसी तरह बना सकते हैं। आप फ्लोट बनाते हैं, आप फ्लोट को भी इसी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें शायद पैरेंथेसिस शायद ना आते हैं, उसको देख लीजिएगा। बट आई एम टेलिंग यू कि जिस तरह आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे काम कर रहे होते हैं ना, आप प्रिमिटिव डेटा टाइप पे भी न्यू के थ्रू आप पॉइंटर को एज अ वेरिएबल बना सकते हैं। इट इज़ अ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, लेकिन इस पॉइंटर को मैंने इस तरह की नेचर का नहीं बनाया कि इसमें किसी का भी एड्रेस सेव हो जाए। मैंने ये कहा कि भाई इस पॉइंटर तो है ही है, लेकिन इसमें एड्रेस किसका सेव हो, एक नया ऑब्जेक्ट बने उसका सेव हो। ए का सेव नहीं किया बने बनाया ऑब्जेक्ट का, मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या हो रहा है, इंजन इक्वल टू न्यू इंजन। अब ये इंजन की डेटा टाइप क्या है, अगर आप car.h में जाओ तो आपको पता लगेगा, ये है इसकी डेटा टाइप। यानी कि एक्चुअली यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ लिखी हुई है। अब ये है कि ऑब्वियसली ये आपने यहाँ डिफाइन नहीं किया, ये एज अ डाटा मेंबर यहाँ पर डिफाइंड है। तो आपने क्या किया कि भाई ये डाटा मेंबर डिफाइन था, आपने क्या इंजन इक्वल टू न्यू इंजन, विच मीन्स कि आपने क्या किया, सिंपली इंजन का एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया और उसका एड्रेस कहाँ पर आ गया, इंजन के पास। और आपने क्या किया, सेट इंजन पावर कर दिया, गेट सेट इंजन पावर 5000 कर दिया, चेंज किया, फिर उसके बाद दोबारा चेंज कर दिया। इट डजेंट मैटर, मैं सेट इंजन 1000 दफ़ा भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन लेट्स से कि मैं इसको फ़िलहाल कमेंट अगर कर दूँ तो उसकी सेट इंजन पावर क्या हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। इस लाइन के बाद कंपोजिशन और एग्रीगेशन का कोई फ़र्क नहीं रहा फ़िलहाल इस लाइन के बाद। क्यों नहीं रहा फ़र्क, इस वजह से नहीं रहा कि जिस तरह कंपोजिशन के अंदर कार के अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे, उसी तरह कार के अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट बन गया। फ़र्क सिर्फ इतना सा हुआ कि ऑब्जेक्ट जब बन रहा था कंपोजिशन में तो वो स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट बन रहा था, यहाँ पर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बनाकर हमने एक डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। तो इस वजह से जब भी मैं इंजन को एक्सेस करूँगा तो मैं इंजन डॉट के बजाय इंजन एरो लगा रहा हूँ। जिस तरह मैं कंपोजिशन में डॉट लगाता था, यहाँ पर मैं एरो लगा रहा हूँ। और गेटर के अंदर कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, वो सिर्फ रिटर्न इंजन कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो मेन फंक्शन के प्रिंट डाटा के फंक्शन के अंदर कि कार की इंजन पावर, रिमेंबर क्या लिखा हुआ है, कार इंजन पावर, ये नहीं लिखा हुआ कि इंजन पावर। अगर इंजन पावर होता तो ये इंजन डॉट CPP में होता है ये प्रिंट डाटा का फंक्शन, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कार की इंजन का पावर क्या है, क्योंकि ये जो इंजन है, ये जो पावर है, ये किस में सेव है, इंजन में। ये पावर सेव है इंजन में और ये इंजन सेव है कार में। तो कार के इंजन की जो पावर है वो क्या है, क्या वो कार डॉट सेट पावर है, नहीं, वो इंजन गेट इंजन पावर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, प्रिंट डाटा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा, तो दिस लिखने का कोई ख़ास फ़ायदा हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा कि भाई कार के जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट डाटा कॉल हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का जो इंजन है उसका ये फंक्शन कॉल करो और जो वैल्यू रिटर्न हो उसको प्रिंट कर दो। ये आ गई आपकी आउटपुट। अब अगर आप देखो मेन में हुआ क्या था, हमने आउटपुट तो देख ली लेकिन मेन नहीं देखा। तो मेन में अगर आप देखो तो पहली कार बनी कल्टस, ये चलो इंजन बना, कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने इंजन का, उसकी इंजन पावर क्या सेट कर दी 800। फिर हमने एक कार बनाई और उस कार में जो सेट इंजन किया वो मेन इंजन का एड्रेस भेज दिया, क्योंकि सेट इंजन के अंदर क्या जाना चाहिए, सेट इंजन को अगर हम देखें, सेट इंजन के फंक्शन के आर्गुमेंट क्या आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए किसी इंजन टाइप के ऑब्जेक्ट का। तो हमने मेन से क्या भेजा, इंजन टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भेज दिया। ये M% आपको नज़र आ रहा होगा, इंजन का एड्रेस भेज दिया। तो इसका जब एड्रेस जाएगा तो एक्चुअली 800 जिसका मेन इंजन का पावर है ना, उस इंजन की वैल्यू जो वो है एड्रेस है वो जाकर सेव हो जाएगा इंजन डॉट सेट इंजन में, टेम्प में। और क्या होगा, इंजन एक न्यू इंजन बनेगा। ये वो इंजन है जो कि car.h में बना हुआ है। जब ये बन जाएगा तो इस इंजन की सेट इंजन पावर क्या हो जाएगी, जो टेम्प लेकर आया था ना इंजन पावर, वो हो जाएगी, यानी कि 800 हो जाएगी।
लेकिन ये करने के बाद मैंने दोबारा इंजन की सेट इंजन पावर कर दी 5000। तो अगर मैं ये 5000 ना करूं तो कार के इंजन की पावर, यानी कि कार का इंजन कल्टस डॉट प्रिंट डाटा, यानी कि इस कार में जो इंजन है उसकी इंजन पावर, और इंजन पावर जो है यानी कि डायरेक्ट मेन इंजन से अगर आप कॉल कर रहे हो वो दोनों सेम हो जाती। ये भी 800 है क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने कहीं चेंज नहीं की मेन इंजन की, और अगर इसकी देखो तो इसकी भी वैल्यू मैंने कहीं चेंज नहीं की। सेटर में अगर आप देखो तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जो वैल्यू आ रही है एज इट इज़ असाइन हो रही। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो दोनों की वैल्यूज सेम रहेंगी। ठीक है, दोनों की वैल्यूज सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ तो रिमेंबर कि जो एड्रेस लेकर आ रहा है ये एड्रेस मैंने असाइन किया और उसके बाद फिर सेट इंजन पावर 5000 अलग कर दी, यानी कि जो इंजन बना हुआ है ये इंजन कार में बना हुआ है, इसकी पावर अलग हो जाएगी 5000। लेकिन यहाँ पर जो आपने बनाया हुआ है ये मेन इंजन, इसकी पावर वही 800 रहेगी। तो ये कंसेप्ट हुआ है एग्रीगेशन का, जिसके अंदर आप वही कंसेप्ट लेकर चल रहे हो जो कि कंपोजिशन का है, बस ये है कि यहाँ पर डायनामिक ऑब्जेक्ट है। और डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाने का फ़ायदा ये होता है हमें कि इसके अंदर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी भेज सकते हैं, रिमेंबर। तो ज़रूरत की बात होती है, ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा अभी आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी हमारे असाइनमेंट में, आपके प्रोजेक्ट में भी आ जाएं, या आपको आगे चलकर कोडिंग की असाइनमेंट्स में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में इस तरह की नीड पेश आ सकती है कि आप कहो कि यार यहाँ पर एग्रीगेशन होनी चाहिए, कंपोजिशन से काम नहीं बनेगा। कंपोजिशन से तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ कॉपी हो जाती थी, लेकिन हमें एड्रेस चाहिए, वही ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर ये एक काम करता हूँ, मुझे ज़रा जल्दी से बताइएगा कि अब क्या होगा। सिर्फ 4 कर देते हैं। हाँ भाई, अब बताना मुझे कि क्या होगा। फयूर अली पूछ रहे हैं एंड ऑपरेटर क्यों यूज़ किया था। एंड ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया था क्योंकि इस आर्गुमेंट में एक पॉइंटर आएगा, तो जब आप मेन से भेजेंगे तो आप अगर सिर्फ मेन इंजन लिख के भेजते हैं तो मेन इंजन का पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा। हम ये नहीं चाह रहे कि ऑब्जेक्ट जाए, हम ये चाह रहे हैं कि इंजन टाइप का पॉइंटर जाए, तो पॉइंट एड्रेस जाए। तो एड्रेस करने के लिए रेफरेंस हम करते हैं M% लेके। हाँ भाई, ये क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट कार के अंदर बना हुआ है इंजन का, यानी कि उसका नाम है इंजन स्मॉलर ई के साथ, और एक ऑब्जेक्ट मेन में बना हुआ है जिसका नाम है मेन इंजन। तो यहाँ पर मुझे बताएं कि किसकी वैल्यू चेंज होगी, या किसी की भी नहीं होगी। जी क्लास, टेल मी। इंजन पावर तो होगा ही, क्योंकि मैंने सेट इंजन पावर कॉल किया है, तो इंजन पावर ही सेट होगा। किस ऑब्जेक्ट का कॉल होगा, किस ऑब्जेक्ट का इंजन पावर 4 हो जाएगा, मेन इंजन का, यानी कि जो मेन में इंजन बना हुआ है वो, या जो कार में बना हुआ है इंजन वो। किसकी वैल्यू चेंज होगी, या किसी की भी नहीं होगी। जी ये देख लें आउटपुट, अब हर चीज़ समझाई नहीं जाती। टेम्प में किसका एड्रेस है, टेम्प में एड्रेस किसका आया जब ये सेट इंजन कॉल हुआ। सेट इंजन कहाँ कॉल हुआ, सेट इंजन यहाँ कॉल हुआ। इसमें किसका एड्रेस भेजा गया, मेन इंजन का, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का। और चूंकि आपने एड्रेस भेजा है, इस वजह से अगर यहाँ पर आप वैल्यू चेंज करते हो तो एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज हो जाएगी। कार के अंदर जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था वो 5000 का 5000 ही है। यहाँ पे ये इंजन की वैल्यू सेट हुई है 5000। टेम्प मेन इंजन का एड्रेस था, तो मेन इंजन जो था वो 4 हो गया, कार इंजन वही रहा 5000।
ये हो गया कंसेप्ट एग्रीगेशन का। अब आते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहा हूँ और अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, वो है एसोसिएशन। सो एसोसिएशन के अंदर हमने ये कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट या पॉइंटर बन जाएगा, बल्कि तीसरी क्लास के अंदर पहली दो क्लासेस के पॉइंटर बनेंगे, या दो से ज़्यादा जितनी भी क्लासेस हैं उनके पॉइंटर्स बनेंगे। तो कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि भाई टीचर की एक क्लास है, वन बाय वन इसको भी देख लेते हैं कोड को स्टार्ट टू फिनिश। टीचर की एक क्लास है, टीचर आईडी इंट, सिर्फ टीचर आईडी है, कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट है, दूसरे वाला कंस्ट्रक्टर है, गेटर है, सेटर है। कोई चीज़ समझाने वाली ऐसी नहीं है कि जो समझ में ना आए। इसी तरह टीचर डॉट CPP में अगर हम जाते हैं तो वही काम कि भाई अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो टीचर आईडी -1 रहे, ये चीज़ प्रिंट हो जाए, और अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो ये हो जाए, गेटर हो तो रिटर्न हो जाए, डिस्प्ले टीचर हो तो स्टूडेंट आईडी। अच्छा, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सेटर नहीं बनाया हुआ मैंने, ठीक है, यहाँ पर सेटर नहीं बनाया हुआ क्योंकि ज़रूरत नहीं पेश है। मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो तभी मैं इसकी वैल्यू सेट कर दूंगा। अगर करनी हुई तो सेटर को अलग से कॉल नहीं किया, मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले टीचर क्या करेगा, वही काम जो गेट टीचर कर रहा है वही डिस्प्ले टीचर करेगा। गेट टीचर से रिटर्न कर देगा वैल्यू, आपको खुद प्रिंट करवानी पड़ेगी। डिस्प्ले टीचर जो है वो खुद प्रिंट भी कर रहा है, सिर्फ रिटर्न नहीं कर रहा टीचर आईडी को, बल्कि प्रिंट भी कर रहा है। तो ये हो गई टीचर। अब आते हैं स्टूडेंट के ऊपर। तो स्टूडेंट का भी कहानी कुछ इसी तरह से है, बिल्कुल सेम है, आई थिंक कोई चेंज नहीं है। स्टूडेंट आईडी, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्प्ले, गेट, और सेम इज द केस। स्टूडेंट आईडी भी -1 हो गया, अगर डिफॉल्ट होता है, वरना ये होगा, ये होगा और ये होगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब आते हैं एक तीसरी क्लास के ऊपर, कोर्स डॉट एच। यहाँ पर है सारी कहानी। इसमें भी अगर आप देखो तो पहले कोर्स आईडी है, डजंट मैटर, ठीक है। दूसरी दो चीजें इसके अंदर जो बनी हुई हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती हैं, और वो ये है कि स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर बना हुआ है, जस्ट लाइक इंजन टाइप का एक पॉइंटर बना हुआ था कार की क्लास में, और टीचर टाइप का भी एक पॉइंटर बना हुआ है, जस्ट लाइक इंजन टाइप का एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर बना हुआ था कार की क्लास में। तो ये दोनों चीजें बनी हुई हैं यहाँ पे। पब्लिक के अंदर देखें तो कोई सेटर वेटर की लंबी कहानी नहीं की, हमने सिर्फ कहा कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वही सारी वैल्यू सेट करेगा, दैट्स इट। जरूरत पड़े तो आप बना लीजिएगा आगे जाके। तो भाई दो फंक्शंस हैं, एक है कंस्ट्रक्टर जो कि इसकी वैल्यू भी सेट करेगा इंटीजर, SPTR की वैल्यू भी सेट करेगा टीचर स्टैटिक से, सॉरी TPTR, और SPTR की वैल्यू भी सेट करेगा स्टूडेंट पॉइंटर से, ठीक है। अब डिस्प्ले कोर्स क्या करेगा, वो इन तीनों की वैल्यूज प्रिंट कर देगा, दैट्स इट, ये इसका काम है। अब आते हैं कोर्स डॉट CPP के ऊपर। तो भाई ये दो फंक्शन की जो है डेफिनेशन होगी उसमें। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन बड़ी आसान होती है सबसे कंस्ट्रक्टर की। वो क्या है भाई, CID को ये वैल्यू असाइन कर दो जो आ रही है, TPTR को ये वैल्यू असाइन कर दो जो आ रही है, SPTR को ये वैल्यू असाइन कर दो जो आ रही है। सिर्फ नाम देकर इक्वल किया है, कोई फ़र्क नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पर नाम नहीं दिए हुए थे, हमने सिर्फ डेटा टाइप्स दी हुई थी, यहाँ पर डेटा टाइप के साथ नाम दे के उनको उसके बराबर भी कर दिया। अब डिस्प्ले कोर्स को अगर आप देखो तो डिस्प्ले कोर्स के अंदर कोर्स आईडी प्रिंट हो रही है, ये चीज़। दूसरे नंबर पर टीचर आईडी प्रिंट हो रही है। नाउ रिमेंबर कि ये टीचर आईडी टीचर के ऑब्जेक्ट बनने से प्रिंट नहीं हो रही है, ये टीचर आईडी इस पॉइंटर की वजह से प्रिंट हो रही है। तो TPTR के थ्रू हमने टीचर आईडी को प्रिंट करवा दिया गेटर कॉल करके, और SPTR के थ्रू हमने स्टूडेंट आईडी को प्रिंट करवा दिया, ठीक है भाई। अब आते हैं मेन के ऊपर। इसका मेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये है ड्राइवर फाइल, ये है आपका मेन। क्या किया हमने मेन में, सबसे पहले टीचर का ऑब्जेक्ट बना दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पीछे अगर जाएं तो मेन के अंदर हमने इंजन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया था। हालांकि इंजन का एक पॉइंटर भी बना हुआ था कार की क्लास में, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट भी बना दिया। तो यहाँ पर भी हमने एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बना दिया टीचर का, उसकी आईडी क्या असाइन कर दी 1 2 3 4। स्टूडेंट का एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बनाया 44, आईडी असाइन कर दी। टी डॉट डिस्प्ले टीचर किया, क्या प्रिंट हो जाएगा, टीचर आईडी। और टी डॉट एस डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट किया, क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी जो कि 44 है। कोर्स जब हम बनाएंगे तो कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई कंस्ट्रक्टर में, इफ़ यू रिमेंबर
तो 3 चीज़ें आनी चाहिए थी, एक इंटीजर, एक टीचर का एड्रेस जो कि इस पॉइंटर में आएगा, और एक स्टूडेंट का एड्रेस जो कि इस पॉइंटर में आएगा। तो भाई कोर्स आईडी हमने सेव कर दी 104, इस टी का एड्रेस भेज दिया जो कि कहाँ सेव हो जाएगा, इस टी में। इसी तरह एस का एड्रेस भेजा जो कि कहाँ सेव हो जाएगा, इस एस में। और फिर इस टी से सेव हो जाएगा TPTR में, और इस SS से ये सेव हो जाएगा SPTR में। यानी कि इस TPTR और SPTR में अब क्या सेव हो गया, इस ऑब्जेक्ट की और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस। और फिर जब हम C.display कोर्स करते हैं तो भाई ये तो कोर्स आईडी प्रिंट हो रही है, ये गेट टीचर आईडी किसकी प्रिंट होगी, किस ऑब्जेक्ट की प्रिंट होगी, जिसका एड्रेस इस TPTR के पास है। और इस TPTR के पास किसका एड्रेस आया था अभी, TT वाला, और TT में क्या आया था, इस T का एड्रेस जिसकी आईडी 1234 है। सेम केस S के साथ भी होगा। तो हम जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या प्रिंट होगा, डिस्प्ले कोर्स, पहले टीचर और स्टूडेंट की इंडिपेंडेंट आईडीज़ प्रिंट होंगी, उसके बाद कोर्स के थ्रू जब आईडीज़ प्रिंट होंगी तो तीनों चीज़ें दोबारा प्रिंट होंगी। सो ये आ गया आपके पास आउटपुट। सबसे पहले कि टीचर का आर्गुमेंटेटेड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर स्टूडेंट का आर्गुमेंटेटेड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। स्टूडेंट आईडी क्या बन गई, 1234, स्टूडेंट आईडी इज़ 44। अच्छा, आई थिंक इसमें प्रिंटिंग में एक मसला है, यहाँ पर टीचर के डिस्प्ले में भी हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, जबकि ये होना चाहिए टीचर्स आईडी। अगेन रनिंग, वहीं से बात को लेके चलेंगे जहाँ छोड़ी हमने। टीचर का डिस्प्ले टीचर जब कॉल हुआ तो टीचर आईडी इज़ 1234 जो कि सेट की। डिस्प्ले स्टूडेंट जब कॉल किया तो वही स्टूडेंट आईडी इज़ 44 जो कि हमने सेट की थी। कोर्स जब बना तो कोर्स डिस्प्ले के अंदर, ये हमने कोर्स के डिस्प्ले में लिखा हुआ है कि भाई इनसाइड कोर्स डिस्प्ले क्या प्रिंट हो रहा है, कोर्स आईडी इज़ 104 जो कि हमने सेट की, टीचर आईडी 1234। क्यों, क्योंकि TPTR के थ्रू जब हमने गेट टीचर आईडी की तो किसकी टीचर आईडी आई हमारे पास, इसकी, जिसका एड्रेस लेके गए थे, T की। और इसी तरह स्टूडेंट आईडी जो हुई वो क्या हुई, 44। तो इसमें एक क्लास के अंदर आपने दूसरी 2 क्लासेस को कंटेन करने की कोशिश की। नाउ रिमेंबर, दिस इज़ वन ऑफ द मेन डिफरेंस और मेन फ़ायदा, बेनिफिट ऑफ यूजिंग एसोसिएशन ओवर एग्रीगेशन, कि अगर आप एसोसिएशन में देखो तो हमने न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाया टीचर का। यानी कि जब हमने यहाँ पर थे ना तो SPTR के आगे हमने ये नहीं किया कि भाई एक न्यू ऑब्जेक्ट बने स्टूडेंट टाइप का, ये हमने नहीं किया। क्यों, क्योंकि हम एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाह रहे थे कि हम अलग से कंस्ट्रक्टर कॉल करते। अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाना होता तो या तो हम ऐसे बनाते या फिर ऐसे बनाते। हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, हमने क्या करना है, सिर्फ इंडिपेंडेंट बने हुए ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस लेना है, दैट्स इट। हमने सिर्फ उन ऑब्जेक्ट को, अब आपके सामने मैं वो लफ्ज़ ला रहा हूँ, सिर्फ हमने इन ऑब्जेक्ट को जो कि इंडिपेंडेंटली बने हुए हैं, इनकी कोई वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाएगी इसके ख़त्म होने से, जिस तरह कंपोजिशन में होता है या एग्रीगेशन में होता है, ये ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली बने रहेंगे। हमने सिर्फ इसको एसोसिएट किया है इस ऑब्जेक्ट से, एसोसिएट किया है, सिर्फ उससे एक ताल्लुक़ बनाया है हमने। इनकी पूरी की पूरी नेचर, इनकी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं किया हमने, ये ऑब्जेक्ट्स बने रहेंगे, सिर्फ इनको एसोसिएट किया है हमने सी के साथ। टीचर बना रहेगा, स्टूडेंट बना रहेगा, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, लेकिन हम एसोसिएट किस वजह से हुए हैं, क्योंकि हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि हम ऊप के थ्रू जाना चाह रहे हैं। मैं ऊप पढ़ा रहा हूँ, आप ऊप पढ़ना चाह रहे हैं, ये ऊप का जो कोर्स है इसके थ्रू हम दोनों एसोसिएट हुए हैं। अगर ये कोर्स ना हो, ऐसा कोई कोर्स ना हो जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप ना पढ़ रहे हो, या वाइस वर्सा, तो हम दोनों एसोसिएट नहीं होंगे। बट यू विल आल्सो एग्जिस्ट एज अ स्टूडेंट, आई विल आल्सो एग्जिस्ट एज अ टीचर। तो यहाँ पर भी ये है कि ऑब्जेक्ट में ऑनरशिप नहीं है कोई, एग्रीगेशन में ऑनरशिप है। देखो एग्रीगेशन में अगर आप सोचो तो ऑनरशिप है। कैसे ऑनरशिप है कि भाई कार की क्लास के अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वो जो इंजन का ऑब्जेक्ट है ना, जिसको हमने इक्वल टू न्यू इंजन किया है, वो ऑब्जेक्ट जब तक नहीं बनेगा जब तक कि कार का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। हाँ, इंजन की क्लास का आप अलग से ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन जो क्लास के अंदर बना हुआ है ऑब्जेक्ट, वो दोबारा नहीं, वो तभी बनेगा जब कार का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो इसके अगर पॉइंटर्स हैं ये वाले,
तो SPTR TPTR बनेंगे, लेकिन ये कोई पॉइंटर है, ये कोई अलग से ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर SPTR और TPTR के थ्रू आप इन ऑब्जेक्ट की ओनरशिप नहीं दे रहे हो इसको, टीचर को, कोर्स को। ओनरशिप नहीं है, ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप कार वाली एग्जांपल सोचो तो उसमें वो जो इंजन का ऑब्जेक्ट था जो कि हमने न्यू करके बनाया था, वो ऑब्जेक्ट कार के ऑब्जेक्ट के सिवा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर T और S एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो ये स्लाइड से डिफरेंसेस हैं जो कि आप एसोसिएट कर सकते हो क्लास को, एग्रीगेट कर सकते हो क्लास को, कंपोजिट कर सकते हो क्लास को, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरी? दिस के कीवर्ड के पास ना अली रज़ा पूछ रहे हैं, दिस के कीवर्ड के पास एड्रेस होता है उस ऑब्जेक्ट का जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने कॉल किया। फॉर एग्जांपल सी के थ्रू मैंने डिस्प्ले कोर्स कॉल किया है ना, तो डिस्प्ले कोर्स के अंदर, डिस्प्ले कोर्स के अंदर जहाँ पर भी दिस लिखूंगा तो दिस का मतलब ये है कि इसका एड्रेस, इसका एड्रेस जिसके थ्रू आपने डिस्प्ले कोर्स कॉल किया ना, तो दिस का मतलब होगा कि उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो मैं दिस CID करूँ तो भी सही है, अगर मैं सिर्फ CID कर दूँ तब भी सही है, क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, देयर इज़ नो इशू। ये दिस की ज़रूरत हमें तब पेश आती है जब आप एक से ज़्यादा पॉइंटर्स या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ये CID TPTR का है, SPTR का है। तो दिस का अगर आप लिख दोगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि भाई उसका है ये जिसके थ्रू ये फंक्शन कॉल हुआ। जी मोहम्मद शफ़ान क्या कह रहे हैं? सर वो मुझे आपसे पूछना था कि मैंने उस दिन असाइनमेंट ना, मैंने आपसे यही इसलिए मैसेज किया था, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया है कि अब 10 मिनट बाद मैंने मेल कर दिया था आपको, तो क्या मेरे सबमिशन नहीं होगी सर? आप मुझे ईमेल कर दें, ईमेल पर रब्ता रखें। क्लास में मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ कि उनके साथ क्या होगा, ठीक है? ईमेल कर दें मुझे, फिर मैं जवाब दे दूँगा। ठीक है सर। नहीं जनरली सर, मैं मैंने आपको मेल जनरली मैं सबको बता रहा हूँ कि आप लोगों की अभी जो नंबर्स लगे हुए हैं सबके, जो आपके इस फाइल के अंदर लगे हुए हैं, आई थिंक इस जो गूगल ड्राइव के अंदर जो आपके नंबर्स लगे हुए हैं ना, वो नंबर्स हैं जो कि जिन्होंने LMS पे सबमिट करवाई है, उनके नंबर्स हैं ये। ईमेल वालों की सबमिशन नहीं हुई है, जिन्होंने लेट करवाई है उनकी सबमिशन नहीं हुई है। इस तरह की कोई सबमिशन मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं की है। हो सकता है कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ आगे जाके, जब आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो तो सकता है कि मैं इनको भी कंसिडर कर लूँ, बट विद सम रिटेलिएशन, कि मैं कुछ कहूँगा कि आपके इतने मार्क्स कटेंगे, 1 मार्क या 2 मार्क्स को आपको कुर्बानी देनी होगी अगर आप चाहते हैं कि वो असाइनमेंट्स कंसिडर की जाएँ। तो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, बट अभी जो अब नंबर लगे हुए हैं वो सिर्फ LMS पे जिन्होंने टाइमली सबमिट करवाया है उनके हैं। बाकी जेन्युइन मसले वाले भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके भी देख लूँगा बाद में चल के। So any question regarding this thing? कोडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन फॉर नाउ। सो जो भी आप लोग कह रहे थे कि वो टॉपिक्स हैं वो हो गए क्लियर सबको, कोई इशू नहीं रहा अब? चलें फिर एक QA सेशन रखते हैं, दी अदर वे अराउंड। आपसे क्वेश्चन करूँगा मैं, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। QA सेशन रखते हैं और मुझे जवाबात देते जाइएगा, इससे आपकी चीज़ें भी क्लियर होती रहेंगी साथ साथ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ाई हैं, जो कि मैंने कहा था ख़ुद देख लीजिएगा जाके, तो वो सवालात भी मैं आपसे पूछता हूँ साथ साथ। चलें, ये कोड आपके सामने, आपको मैंने ये कोड सारा का सारा समझाया है। अगर मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले कोर्स के अंदर, डिस्प्ले कोर्स के अंदर ये फंक्शन और ये फंक्शन कॉल हो, तो जो लाइन लिखूँगा ज़रा वो मुझे चैट रूम में लिख के बताएं। डिस्प्ले कोर्स के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन और ये फंक्शन कॉल हो जाए। क्या लिखूँगा यहाँ पे? सिर्फ लिख दूँगा फंक्शन का नाम डिस्प्ले टीचर, बात ख़त्म। क्या लिखूँगा वो लाइन लिख के ज़रा मुझे बताएं, स्टेटमेंट चैट रूम के अंदर।
जी, एनीवन? पूरी लाइन लिख दें, ये ना बताएं कि उसकी जगह ऐसा होगा। मोहम्मद कुमेल, आपकी जो जवाब है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं पूरा लिख के बताएं, लाइन क्या लिखूंगा मैं? सर भी लिखूंगा साथ, सी आउट सर, सी आउट, डबल इंसर्शन, टी पी टी आर, फंक्शन नेम। जनरल नहीं करें ना, फंक्शन नाम है आपके सामने, ये देखें, ये रहे फंक्शन के नाम, ये रहा फंक्शन का नाम, डिस्प्ले स्टूडेंट, कोई आर्गूमेंट नहीं है। ये रहा डिस्प्ले टीचर, कोई आर्गूमेंट नहीं है। कैसे कॉल करूं? जी हाँ मोहम्मद अन्नान, आई नो, आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, आई वाज जस्ट जोकिंग अराउंड। आई नो कि सर कोई कीवर्ड नहीं है जो कि आपने लिखा होगा। मोहम्मद अन्नान इज सेइंग इट्स जस्ट फॉर रेस्पेक्ट, थैंक यू। सो यस, क्या क्या लाइन लिखी जाएगी? रिमेंबर आई डिडंट से कि मैं उसको सी आउट करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं उन फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ। उससे पहले सी आउट लिखना ना लिखना या उसके बाद सी इन लिखना लाजमी नहीं है। जी, कम ऑन क्लास, डोंट डिसअपॉइंट मी। ओके मोहम्मद कुमेल, डिस्प्ले स्टूडेंट, एरो सी आई डी, नोप, देर आर मैनी issues in this statement. जी, anyone else? मोहम्मद हन्नान, अली रज़ा, अजमल सुमरो, एहसन यामीन, बड़े बड़े नाम है भाई। अरसलान उद्दीन ज़रक, कोई तो बताएं। चलें जी, हदीक़ा आरिफ बताएंगी। हदीक़ा आरिफ ज़रा लिख के बताएं, क्या लगता है आपको? ओके, ये देखें फंक्शन नेम, ये रहा, कहाँ गया? ये रहा, डिस्प्ले स्टूडेंट है फंक्शन का नाम, डिस्प्ले टीचर है फंक्शन का नाम। ओके, आप लोगों की सहूलत के लिए ये लें। उप्स, क्या कॉपी हो गया? और अभी आर्किटेक्चर मैंने समझाया सारा आपको कि कैसे काम कर रही हैं, तो बार बार ये ना कहें कि वो फ़ाइल खोलें या वो फ़ाइल खोलें, अभी सब आपको मैंने बताया क्या क्या फंक्शंस हैं। ये लें, कंस्ट्रक्टर भी आ गया, चलें देख लें, टी क्या है, एस क्या है, TPTR क्या है। इस फंक्शन में मुझे ये दो फंक्शंस कॉल करने हैं, कैसे करूँगा? रिमेंबर, टीचर का जो फंक्शन है, डिस्प्ले टीचर इज़ इन टीचर डॉट एच, डिस्प्ले स्टूडेंट इज़ इन स्टूडेंट डॉट एच। हदीक़ा आरिफ, चलें, हदीक़ा आरिफ है ही नहीं क्लास में, इनको रिमूव कर देते हैं। फ़यूर अली बताएंगे क्या लिखा जाएगा? कम ऑन गाइस, छोटी सी एक मैंने बात पूछी है, इसमें भी आप कंफ्यूज हो गए। गुड, मोहम्मद हन्नान का जवाब सही आया है। एक आधा कोई और जवाब भी सही दे दे तो मैं थोड़ा सा मुतमईन हो जाऊंगा कि आपको बातें समझ आई हैं कुछ स्टूडेंट्स को। बज़ैद मोहम्मद हैं? नहीं भाई नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा कि आपको मैं सारा कोड कर कर के दिखाता रहूँ, सब चीज़ें शेयर करता रहूँ और आप बिल्कुल भी मेहनत ना करें। एक छोटी सी एग्जांपल में आप फंस जाएं कि ऐसा करेंगे तो कैसे होगा। देख लें भाई कैसे होगा। सो फंक्शन को जिस तरह से कॉल होगा कि कॉल हो गया। ठीक है भाई, ऐसा फंक्शन कॉल होगा।
क्योंकि डिस्प्ले टीचर और डिस्प्ले स्टूडेंट का फंक्शन मेंबर फंक्शन है टीचर और स्टूडेंट की क्लास के। इनको आप कॉल नहीं कर सकते बग़ैर टीचर और स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के या उसके पॉइंटर के। तो मैंने उनके पॉइंटर के थ्रू इनको कॉल किया है। पॉइंटर या ऑब्जेक्ट के बगैर मैं इन फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकता था अनलेस चलें, ये सवाल भी मेरा है आपसे। पूरे प्रोग्राम से मतलब है कि टीचर डॉट एच टी डॉट सी पी पी ड्राइवर फाइल डॉट सी पी पी कहीं पर भी क्या ये लिखना लीगल है? सिर्फ डिस्प्ले स्टूडेंट लिखूँ मैं और कुछ ना लिखूँ, ना पॉइंटर लिखूँ ना ऑब्जेक्ट लिखूँ, क्या ये लिखना लीगल है प्रोग्राम में? कहीं भी आप कहते हैं भाई मेन में ये लीगल है, क्यों लीगल है वो भी मैं पूछूंगा। अभी फ़िलहाल येस और नो का जवाब दें कि लीगल है ये लिखना कहीं पर कि एक मेंबर फंक्शन को आप बग़ैर नाम के कॉल करें, यानी कि बग़ैर किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ किए, बग़ैर किसी पॉइंटर को यूज़ किए आप मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इट्स नॉट लीगल एट ऑल, नोवेयर। ठीक है, मैंने जनरलाइज भी कर दिया है इस सवाल को। मैंने कहा है कि एक मेंबर फंक्शन को क्या आप बग़ैर किसी ऑब्जेक्ट के, बग़ैर किसी पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं? फ़यूर अली का जवाब इट इज़ इंटरेस्टिंग बट वो भी गलत है। फ़यूर अली सेइंग के फ्रेंड फंक्शन होगा तो हम उसको ऐसे कॉल कर सकते हैं। सो यस यू आर राइट, फ्रेंड फंक्शन को हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, बट मेरा सवाल ये था कि क्या किसी मेंबर फंक्शन को हम ऐसे कॉल कर सकते हैं? नाउ इफ़ यू रिमेंबर के फ्रेंड फंक्शन पे हमने इसी बात में एम्फेसाइज़ किया था कि फ्रेंड फंक्शंस आर नॉट मेंबर फंक्शंस, तो ये बात तो ख़त्म हो गई, फ्रेंड फंक्शन निकल गए। तो क्या इस फंक्शन को, जो कि एक मेंबर फंक्शन है, क्या इसको हम कहीं इस तरह कॉल कर सकते हैं जहाँ इससे पहले कोई ऑब्जेक्ट का नाम भी नहीं है, किसी पॉइंटर का नाम भी नहीं है? अब इसका जवाब भी अगर जनरलाइज होकर आ जाए तो बात समझ में आ जाएगी, वरना आपके जवाबों में से मुझे समझना पड़ेगा कि आप सही है या गलत। जनरलाइज करके जवाब दें कि जी सर ये कॉल किया जा सकता है अगर आप इस जगह से कॉल करें। फैज़ान अहमद भी कह रहे हैं नहीं, मुमकिन नहीं है। हाँ भाइयों, बहन तो मुझे एक ही नज़र आ रही है, लेकिन उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, हदीक़ा आरिफ ने, इसलिए हाँ भाइयों, एक दो और भी हैं आई थिंक। जी भाई, डिस्प्ले स्टूडेंट कहाँ कॉल करूँ? कहीं कॉल कर सकता हूँ? मे बी इट विल बी कॉल्ड बाय अनदर good Mohammed Hanan, now you are on point. I can write this at only one place or a couple of places but only one file, और वो फाइल ये है कि जहाँ पर ये फंक्शन बना हुआ है मैं इसको इसी क्लास के किसी दूसरे फंक्शन से कॉल कर सकता हूँ, से यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शन का कॉल करना ऐसा ही होगा जैसे ये लिख देना। तो अगर आप दिस नहीं लिखते हैं तब भी ये फंक्शन कॉल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसने बैकग्राउंड में यही सोचा हुआ है कि ये ऐसे कॉल होना है। लेकिन मैं ऐसे लिख तो सकता हूँ ना। माय क्वेश्चन वाज कि मैं किसी कहीं इस तरह कॉल कर सकता हूँ, तो यस मैं इस तरह कॉल कर सकता हूँ। आपको मैं भी दिखा देता हूँ कि ऐसा कहाँ हो रहा है, अभी दिखा देता हूँ आपको मैं। अभी हम जो कोड कर रहे थे ना, there should be somewhere car.h, car.cpp, अच्छा इसमें हमने नहीं किया टैम्प, नहीं है, ओके। सो एनीहू एग्जांपल चले मैं आपको बनाकर ही दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये जो डिस्प्ले का फंक्शन है कहाँ गया। ये जो डिस्प्ले स्टूडेंट का फंक्शन है ये मैं
यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ, बगैर दिस लिखे, बगैर किसी ऑब्जेक्ट लिखे, क्योंकि जब यहाँ पर आकर ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो इसको ऑलरेडी पता होगा कि किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल हुआ है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो अलग से मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होना चाहिए। तो ये एक तरीका होता है कि आप बगैर किसी ऑब्जेक्ट या पॉइंटर का नाम लिखे आप ये चीज़ बता सकते हैं। इब्राहिम उस्मान कह रहे हैं कि उन्होंने भी तो यही बताया था। ठीक है, बताया होगा शायद आप लोगों ने, आपने एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखी थी ना। हाँ, तो इब्राहिम उस्मान आप सही कह रहे थे कि डिस्प्ले स्टूडेंट वहाँ से कॉल हो सकता है जहाँ पे डिस्प्ले स्टूडेंट बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ से कॉल हो सकता है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट और विदाउट एनी जो है फंक्शन। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे डिस्प्ले स्टूडेंट कॉल कर सकता हूँ बगैर किसी ऑब्जेक्ट के, बगैर किसी पॉइंटर के, एनीथिंग एल्स डिस्प्ले स्टूडेंट में? क्या ये चीज़ लीगल है? Is this legal? Yes or no? इट्स नॉट लीगल। इब्राहिम उस्मान अब कह रहे हैं लोग लीगल नहीं है, फैज़ान अहमद भी कह रहे हैं कि लीगल नहीं है। व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि ये चीज़ लीगल है और इस लीगैलिटी का एक नाम भी है और उस नाम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टेल मी। गुड मोहम्मद अन्नान, इट विल बी रिकर्जन। अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये चीज़ रिकर्जन हो जाएगी, आप एक फंक्शन से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ऑल्दो इट वुड बी लाइक अ रन टाइम एरर कि आप ये चलाओगे तो ये कभी रुकेगा नहीं, फिर हमेशा कॉल होता रहेगा, आपका प्रोग्राम स्टक हो जाएगा। बट दिस इज़ लीगल। वो एक रन टाइम एरर है जो कि आपने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आप उसको क्रिएट कर रहे हो। बट अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, अकॉर्डिंग टू द होल आर्किटेक्चर ऑफ C++, दिस थिंग इज़ लीगल कि आप इस फंक्शन से इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर सकते हो। क्लास में हो जाने की वजह से, मेंबर फंक्शन हो जाने की वजह से फंक्शन की खुद की प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो जाती। फंक्शन उसी तरह काम करते हैं जिस तरह C में काम कर रहे थे, जिस तरह C++ में काम कर रहे थे। फंक्शंस की फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा सिर्फ जस्ट बिकॉज के वो एक मेंबर फंक्शंस हैं। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड क्वेश्चन जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो ये कि ये फंक्शन क्या है? कॉन्स्ट, विच मीन्स कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। सो क्या मैं यहाँ पे अच्छा सेट का फंक्शन ही नहीं है। लेट सपोज देयर वाज अ फंक्शन सेट स्टूडेंट ID 4, बना देते हैं जल्दी से फंक्शन, देर नहीं लगेगी। लेट सपोज ये एक फंक्शन है ये बन गया सेटर। ठीक है जी, क्या ये फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ डिस्प्ले स्टूडेंट से? ये लीगल है? अभी मैंने यही बात बताई थी आपको थोड़ी देर पहले कि यस इट इज़ लीगल, क्योंकि ये इसके थ्रू किसके थ्रू कॉल हो रहा होगा? जिसके थ्रू ये फंक्शन कॉल होगा उसके थ्रू ये कॉल हो जाएगा। बट क्या ये चीज़ एरर तो नहीं है? आई एम नॉट सेइंग कि आप ये चला कर देखें लगा के, बट दिस इज़ अ कॉन्स्ट फंक्शन। ठीक है, इब्राहिम उस्मान कह रहे हैं कि हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्ट तो सिर्फ डिस्प्ले स्टूडेंट है, डिस्प्ले स्टूडेंट के अंदर आप कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, सेट स्टूडेंट ID के अंदर तो कर सकते हैं ना। तो इस सिचुएशन में ये चीज़ रन हो जानी चाहिए क्योंकि सेट स्टूडेंट ID जो है वो खुद जो है वो कॉन्स्ट नहीं है।
अभी मैंने रन किया है इसको, एरर अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ें। दिस इज़ अ कॉन्स्ट थिंग, और अगर आपको याद हो, या आई थिंक ये चीज़ हमने डिस्कस की थी या नहीं की थी, बट यू शुड हैव रेड दैट अबाउट जस्ट अबाउट नाउ। हमने ये तो डिस्कस किया था कि भाई एक कॉन्स्ट फंक्शन किसी भी मेंबर ऑब्जेक्ट से कॉल किया जा सकता है, बट एक नॉन कॉन्स्ट फंक्शन सिर्फ एक नॉन कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट से ही कॉल किया जा सकता है। नॉन कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट किसी कॉन्स्ट फंक्शन को कॉल कर सकता है, लेकिन नॉन कॉन्स्ट फंक्शंस कोई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल नहीं हो सकते उससे। तो ये चीज़ें मैंने स्लाइड्स में भी लिखी हुई थी, आप जाके इसको देख भी लीजिएगा कि क्या है एक्चुअली इनका रिलेशनशिप। वो था ऑब्जेक्ट और फंक्शन का। अब हम आ गए फंक्शन टू फंक्शन पे। क्या एक नॉन कॉन्स्ट फंक्शन एक कॉन्स्ट फंक्शन से कॉल किया जा सकता है? क्या एक नॉन कॉन्स्ट फंक्शन कॉन्स्ट से कॉल किया जा सकता है? ये तो चल गया, आउटपुट पे हम नहीं जा रहे, क्या जो भी हो, ये तो चल गया, ये नहीं चल रहा। Which brings us to the final quote of this class कि const functions, member functions हो या function हो, doesn't matter, const functions सिर्फ और सिर्फ const functions को ही कॉल कर सकते हैं। ये set student id const नहीं है, इसी वजह से ये const display student के अंदर से कॉल नहीं हो पा रहा। जबकि अभी आपने देखा कि गेट स्टूडेंट आईडी कॉल हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि गेट स्टूडेंट आईडी खुद भी कॉन्स्ट था, यानी कि इस फंक्शन ने जब इस फंक्शन को कॉल किया तो सबसे पहले ये देखता है कि भाई मैं कॉन्स्ट हूँ, मुझे कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी। तो ये हमेशा अपना काम भेजेगा भी उसे जिसने कोई वैल्यू चेंज ना करनी हो। अपने फंक्शन से, अपनी बॉडी से ये उसी फंक्शन को कॉल करेगा जो कि इसको गारंटी दे कि हाँ भाई मैं भी कोई वैल्यू चेंज नहीं करूँगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन उसको ये गारंटी नहीं देता कि भाई ये आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी यहाँ पे, तो उस फंक्शन को ये कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद कॉन्स्ट है। ठीक है, सो वी आर एंडिंग आवर क्लास नाउ। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्यूरी, तो आप पूछ लें मुझसे। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द क्लास। आपको ये लेक्चर में अपलोड करके दे दूँगा, सो यू कैन learn your things from there as well. So all right, thank you very much class, see you next week inshallah.